नमस्कार साथियों, जलवायु की अब आज हम अंतिम कड़ी को लेंगे और हमने विस्तार के साथ विभिन्न जलवायु वर्गीकरणों को देखा है, पढ़ा है, समझ में भी आया होगा। निश्चित रूप से आप उसको देखने के लिए जो-जो नाम आए हैं, आप एक बार वर्ल्ड मैप में उनको देखिए कहाँ-कहाँ इस जलवायु का विस्तार होगा, तो एक मानचित्र में भी इसको भरने का प्रयास कीजिए। अपने रेट लेवल को लेकर के इसका विस्तार कम है, इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा मैपिंग के आधार पर नहीं लिया है, थोड़ा संक्षिप्त में लेने का प्रयास किया है। आपके एग्जाम में इसकी जो विशेषताएँ हैं और अक्षांश से विस्तार है, उसको लेकर के प्रश्न पुट अप किया जाता है। तो आज हम लेके अगली हमारी जलवायु वर्गीकरण की स्थिति को, जिसको कहा गया है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। तो आज का हमारा जो जलवायु वर्गीकरण का अगला बिंदु है नंबर 11 सेंट लॉरेंस तुल्य सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। हमारी इस जलवायु वर्गीकरण की अंतिम कड़ी में आज हमने देखा है सबसे पहले सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। तो सेंट लॉरेंस क्या है? सबसे पहले तो हमें देखें सेंट लॉरेंस क्या है। तो सेंट लॉरेंस एक नदी है जो उत्तरी अमेरिका की है। तो सेंट लॉरेंस नदी है और इस नदी घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। सेंट लॉरेंस नदी है और सेंट लॉरेंस नदी है, ये उत्तरी अमेरिका की है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेंट लॉरेंस नदी की घाटी में इस प्रकार की जलवायु का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। तो इसका सर्वाधिक विस्तार अगर हम बात करें तो सर्वाधिक विस्तार सेंट लॉरेंस नदी घाटी में, सेंट लॉरेंस नदी घाटी, सेंट लॉरेंस नदी घाटी में जो उत्तरी अमेरिका के यूएसए देश में है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु का विस्तार यूएसए में और सेंट लॉरेंस की नदी घाटी में इसका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो साथियों इसका जो विस्तार है वो दोनों ही गोलार्धों में, इसके विस्तार की बात करें तो दोनों ही गोलार्धों में जो इसका विस्तार है वो पाया जाता है 35 डिग्री से लेकर 50 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका विस्तार है 35 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश इसके विस्तार वाले होंगे। विस्तार होगा 35 डिग्री से 50 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होगा। तो इसके विस्तार की अगर हम बात कर रहे हैं तो 35 डिग्री से 50 डिग्री के बीच आने वाले कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इसके क्षेत्र की भी हम चर्चा करें तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा होगा। तो साथियों देखिए इसके क्षेत्र में सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं कि सर्वाधिक विस्तार भी इसका उत्तरी अमेरिका में है। तो हम बात करें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका जो विस्तार होगा वो कहाँ होगा, सेंट लॉरेंस नदी घाटी में होगा। तो हम लिखते हैं इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी घाटी। और सेंट लॉरेंस के बाद में अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है इस पर इसका विस्तार पाया जाता है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, इस पर इसका विस्तार पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के बाद अगर इस विस्तार की चर्चा करें तो अगला हमारा जो विस्तार आता है वो आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अक्षांश को याद रखते जाएं। अगर हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो वो अक्षांश अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में घूमने चाहिए कि इन अक्षांशों के बीच में कौन कौन से क्षेत्र आते होंगे। तो उत्तरी अमेरिका का सेंट लॉरेंस नदी घाटी क्षेत्र 35 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच ही आता है, इसलिए इसका सर्वाधिक विस्तार भी इस नदी घाटी में ही पाया जाता है। इन्हीं अक्षांशों के बीच में
एक द्वीप श्रृंखला आती है, उसको कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। अगर हम यही स्थिति दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में इसका जो विस्तार है वो पेंटोगोनिया क्षेत्र में आता है। दक्षिणी अमेरिका का पेंटोगोनिया, पेंटोगोनिया, ये भी याद रखना है। पेंटोगोनिया क्या है? पेंटोगोनिया एक पठारी प्रदेश है। तो पूछा जाता है पेंटोगोनिया का पठार किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में पेंटोगोनिया का पठार है। तो ये भी याद रख लेना, पेंटोगोनिया एक पठार है। यह एक पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटोगोनिया का पठार किस महाद्वीप में आता है? तो पेंटोगोनिया है वो दक्षिणी अमेरिका में एक पठारी प्रदेश है। दक्षिणी अमेरिका का पठारी प्रदेश जिसको पेंटोगोनिया का पठार कहा जाता है। मुख्य रूप से समृद्ध खनिजों का भंडार माना जाता है, अर्थात खनिज संपन्न पठारी प्रदेश में आता है पेंटोगोनिया का पठारी प्रदेश। आगे अगर हम इसी की चर्चा करें तो दक्षिणी अमेरिका में इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र हो सकता है? तो इस पठारी प्रदेश के चारों ओर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो पेंटोगोनिया के पठारी प्रदेश के चारों ओर की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? सेंट लॉरेंस तो ले जलवायु मानी जाती है। आगे हम बात करें एशिया महाद्वीप में भी इस प्रकार की जलवायु होगी क्या? निश्चित रूप से होगी। एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप का वो क्षेत्र कौन सा होगा जो इसके अंतर्गत आएगा? तो सखालिन और मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। सखालिन और मंचूरिया, तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? सखालिन, सखालिन, मंचूरिया, सखालिन और मंचूरिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब याद आ रहा होगा ये जो क्षेत्र है सखालिन और मंचूरिया, ये यूरोप के पास लगने वाला क्षेत्र है और इसका विस्तार भी हम देख रहे हैं महाद्वीपों के मध्य भागों में है। सेंट लॉरेंस मध्य भाग से बहने वाली है, पेंटोगोनिया का पठार मध्य प्रदेश मध्य भाग की ओर है, सखालिन और मंचूरिया है ये मध्य भाग की ओर पाए जाते हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप में एक द्वीप श्रृंखला की ओर बात करें तो जापान का एक द्वीप भी इसमें शामिल होता है, होक्काइडो। अब होक्काइडो की बात करें तो जापान का जो उत्तरी द्वीप है उसको कहा जाता है होक्काइडो। तो यहाँ एशिया महाद्वीप के जापान का उत्तरी भाग कह सकते हैं या होक्काइडो द्वीप कह सकते हैं। तो इसके अलावा हम जापान की बात करें तो जापान का उत्तरी भाग, जापान का उत्तरी भाग, तो जापान का उत्तरी भाग जिसको होक्काइडो के नाम से जाना जाता है वो भी इसी में आता है। और इस होक्काइडो की स्थिति को भी याद रखना आप, होक्काइडो द्वीप प्रमुख द्वीपों में से एक है होक्काइडो द्वीप, और होक्काइडो द्वीप जापान के उत्तरी भाग में है। तो जापान का उत्तरी भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में आता है, क्योंकि उस विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पाया जाता है, इसलिए इसका विस्तार उत्तरी जो हमारा द्वीप क्षेत्र है उसमें आता है। जापान के उत्तरी भाग में होक्काइडो द्वीप की स्थिति आती है। ये थी इसके विस्तार की चर्चा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया में इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो जलवायु है ये महाद्वीपों के लगभग मध्य भागों की ओर पाई जाती है। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं, देखिए उनकी विशेषताओं में। विशेषताएं, अगर द्वीप श्रृंखला में दो द्वीपों को छोड़ दिया जाए, देखिए हमने दो द्वीप देखे हैं, एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप देखा है, एक होक्काइडो द्वीप देखा है। केवल अक्षांशों में 50 डिग्री अक्षांशों के पास इसका विस्तार होने के कारण द्वीप की स्थिति में पाई जाती है। बाकी अन्य रूप से अगर हम देखें तो यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो पहली ही विशेषता इसकी आती है यह महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है। तो इसका अधिक विस्तार, हम कह सकते हैं अधिक विस्तार, अधिक विस्तार महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है। आंतरिक भागों में पाया जाता है। अगर आगे हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो साथियों 50 डिग्री अगर अक्षांशों की बात हो रही है तो वहां जलवायु कैसी रहेगी? जब हम 35 डिग्री से 50 डिग्री की बात कर रहे हैं तो शीतकाल यहाँ भी ठंडा रहेगा,
तो याद रखें इस जलवायु में शीतकाल ठंडा होता है। और यहाँ ध्यान दें, अगर एक स्थिति की ओर हम चर्चा करें तो महाद्वीपों की स्थिति में अगर हम उन दो द्वीपों को बेलें तो दो द्वीपों की स्थिति महाद्वीपों के कौन से भाग की ओर थी? पूर्वी भाग की ओर थी। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक भागों में तो है लेकिन महाद्वीपों के लगभग ये पूर्वी भागों की ओर है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसी के साथ देख लेना, आंतरिक भागों में है तो ये विस्तार भी देख लेना। महाद्वीपों के मध्य व पूर्वी भागों की ओर, मध्य व पूर्वी भागों की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब यहाँ देखिए, क्या 50 डिग्री अक्षांशों के पास में रहेगा, लेकिन इसका विस्तार हम देख रहे हैं 35 डिग्री के पास से प्रारंभ हो रहा है। तो 35 डिग्री के समकक्ष जो जलवायु का प्रभाव होता है वो होती है उपोष्ण प्रकार की जलवायु, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में करक और मकर रेखा तक सूर्य की उष्मा ज्यादा प्राप्त होती है। तो इसके पास वाली जलवायु में गर्मी का असर अधिक होता है, या ग्रीष्म ऋतु होती है वो सामान्यतः कुछ गर्म होती है। तो सामान्यतः अगर इसकी बात करें हम तो ग्रीष्म काल होता है वो सामान्य होता है, अर्थात ज्यादा गर्मियां नहीं होती लेकिन ग्रीष्म काल सामान्य होता है। नेक्स्ट विशेषता है ग्रीष्म काल सामान्य। ग्रीष्म काल सामान्य यानी ज्यादा गर्म नहीं होता है। ग्रीष्म काल क्या होता है? सामान्य अवस्था में होता है। और शीतकाल क्या होगा? कठोर होगा, क्योंकि जब उच्च अक्षांशों की बात कर रहे हैं तो जब जो जो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की होगी तो उत्तरी गोलार्ध में यही स्थिति शीतकाल की होगी। उस समय उत्तरी गोलार्ध का शीतकाल ठंडा होगा। जब स्थिति सूर्य की कर्क रेखा पर होगी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर शीतकाल होगा, और शीतकाल होगा तो वहां ये स्थिति क्या होगी? ठंडी होगी। तो ग्रीष्म काल सामान्य होता है लेकिन शीतकाल ठंडा होता है। दोनों इंपॉर्टेंट विशेषता है, ग्रीष्म काल सामान्य और शीतकाल ठंडा। शीतकाल ठंडा होता है, शीतकाल ठंडा होगा। दोनों विशेषताएं समान रूप से साथ जोड़ करके पूछी जा सकती हैं कि वह जलवायु जिसका ग्रीष्म काल सामान्य व शीतकाल ठंडा होता है, इस जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु मानी जाती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ से इस सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु का, ग्रीष्म काल सामान्य शीतकाल ठंडा होता है। मुख्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो इस सेंट लॉरेंस नदी को याद करते हुए याद आता होगा कि यहाँ कृषि किस प्रकार की जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ कृषि क्रिया है। जब शीतोष्ण कटिबंध की बात हो रही है 35 डिग्री से 50 डिग्री की विस्तार की बात कर रहे हैं तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं क्षेत्र आता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में जहां जहां भी हमने ये नाम लिए हैं वहां गेहूं का उत्पादन किया जाता है या गेहूं खाद्यान्न फसल बोई जाती है। तो याद रखना यहाँ से फसल को भी पूछा जा सकता है। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है, गेहूं खाद्यान्न फसल के रूप में बोई जाती है। तो गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन यहाँ हिमपात भी होता है, ये भी याद रखेंगे। शीतकाल में हिमपात, शीतकाल में हिमपात की स्थिति होती है कि सर्दियां जब ठंडी है तो यहाँ हिमपात होगा, शीतकाल में हिमपात की स्थिति होगी। अब यहां से भी प्रश्न को यहाँ जोड़ दिया जाता है कि जब ग्रीष्म काल सामान्य शीतकाल ठंडा होता है तो इस जलवायु की विशेषता क्या होगी? यहाँ शीतकाल में हिमपात की स्थिति होगी। या तीनों विशेषताओं को साथ पूछा जा सकता है। ग्रीष्म काल सामान्य दिया हुआ हो, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु की विशेषता कौन सी? नहीं है। ग्रीष्म काल सामान्य, शीतकाल ठंडा, ग्रीष्म काल शीतकाल में हिमपात की स्थिति होती है। तो तीन विकल्प आपके सही होंगे और अन्य कोई एक विकल्प होगा कि ये समुद्र के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। दो द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो समुद्र के तटवर्ती भागों में इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। महाद्वीपों के लगभग मध्य की ओर या आंतरिक भागों की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्व की ओर ज्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। ये थी हमारी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु की विस्तार से चर्चा। आगे हम देखते हैं हमारी शीत ध्रुवीय जलवायु, और अंतिम जलवायु का जो वर्गीकरण है यही है शीत ध्रुवीय जलवायु। शीत ध्रुवीय जलवायु, शीत ध्रुवीय जलवायु।
शीत ध्रुवीय जलवायु क्या है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इस जलवायु को क्या नाम दिया गया था? ई नाम दिया गया था। अर्थात हमको इसको ई के नाम से देखा था और ई में दो नाम हमने देखे थे, एक टैगा तुल्य जलवायु, एक थी टुंड्रा तुल्य जलवायु। विस्तार की भी हमने चर्चा की थी कि जब इसका विस्तार उच्च अक्षांशों में है तो यहाँ वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होते हैं, अर्थात शून्य तापमान से कम तापमान होने के कारण यहाँ वर्ष भर बर्फ आवरण रहता है, हिम आवरण रहता है तथा यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं, हिमपात के रूप में वर्षा होती है। ये हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के साथ भी देखा था, क्योंकि उसके विस्तार की हमने चर्चा की थी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो शीत ध्रुवीय जलवायु बनती है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर पाई जाती है, अर्थात ध्रुवों तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आर्कटिक वृत्त से ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुव तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं सामान्य वर्गीकरण में कि इसके विस्तार की जो स्थिति है वो दोनों गोलार्धों में कहाँ तक पाई जाती है। तो साथियों, इसके विस्तार में सबसे पहले हम जानेंगे ध्रुवीय जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है और ये दो भाग कौन कौन से हैं? इस शीत ध्रुवीय जलवायु के दो भाग हैं, एक है टैगा तुल्य जलवायु, एक है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टैगा तुल्य जलवायु और एक है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु ये दो प्रकार की जलवायु हैं। अब इनके विस्तार की बात करें तो टैगा तुल्य, दोनों को साथ देखेंगे हम। टैगा तुल्य जो जलवायु है इसका विस्तार पाया जाता है, टैगा तुल्य जलवायु का विस्तार, इसका विस्तार पाया जाता है साथियों दोनों ही गोलार्धों में, लेकिन टुंड्रा तुल्य जलवायु का विस्तार पाया जाता है केवल एक ही गोलार्ध में। तो विस्तार इसका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में है तो कौन से अक्षांशों के मध्य है ये भी ध्यान देंगे, विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में। जब भी हमने देखा है सभी के लिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध देखा है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण रूप से एक ही जलवायु आई है जिसका विस्तार किसमें है, केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में विस्तार पाया जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आता है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पाया जाता है 50 डिग्री से 65 डिग्री तक। 50 डिग्री, अभी हमने देखा 35 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य और इसके उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली जलवायु विस्तार में। तो 50 डिग्री से लेकर इसका विस्तार पाया जाता है 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में। अब यहां से एक विभाजन स्पष्ट होता है कि वह एक जलवायु जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में वह जलवायु अनुपस्थित होती है, या दक्षिणी गोलार्ध में जिसका अभाव पाया जाता है, ऐसी जलवायु को क्या कहा जाता है? टुंड्रा तुल्य जलवायु कहा जाता है। देखिए साथियों, अगर ध्रुव की बात करें तो दक्षिण ध्रुव पर भी बर्फ पाई जाती है, लेकिन वहां इसका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सीमित है, इसलिए अभाव वाली जलवायु कहा जाता है। लेकिन इसका सर्वाधिक क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों के पास है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध की जलवायु कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि उत्तरी गोलार्ध के अलावा दक्षिण गोलार्ध में होती नहीं है, अभाव पाया जाता है, सीमित क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध की जलवायु। अब हम यहाँ देखेंगे अगर इसके विस्तार की स्थिति 50 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य है, जहां जहां 60 डिग्री के पास और 65 डिग्री के पास सामान्य रूप से शीतकाल में बर्फ आवरण अधिक मोटा होता है, तो वह जलवायु 60 डिग्री पर ही किस प्रकार की बदल जाती है? टुंड्रा तुल्य जलवायु बदल जाती है। लेकिन ग्रीष्म काल के प्रभाव से जब ये बर्फीली जो क्षेत्र है या बर्फ का आवरण है, हिम आवरण है, ये पतला होता है, कुछ भूमि दिखाई देना प्रारंभ कर देती है और यहाँ वनस्पति का आवरण पाया जाता है, तो उस जलवायु को कहा जाता है टेगा प्रकार की जलवायु। तो सामान्य तो टेगा से ही अपने को याद आता है कि टेगा एक प्रकार के वन होते हैं, टैगा वन होते हैं, और वन होने के कारण इस जलवायु में वनस्पति पाई जाती है, लेकिन टुंड्रा तुल्य जलवायु में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र में वनस्पति का समाप्ति क्षेत्र होता है
टुंड्रा तुल्य जलवायु का प्रारंभ हो जाता है। तो इसके विस्तार की हम चर्चा करें तो यहाँ इसके विस्तार के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो अब आपके जहन में आया होगा कि सर ये तो उच्च अक्षांशों की जलवायु हो गई, और उच्च अक्षांशों में आते हैं तो उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का उत्तरी भाग आता है, अलास्का का उत्तरी भाग आता है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप वाले क्षेत्र की, तो यूरोप वाले क्षेत्र में रूस का उत्तरी भाग आता है। एशिया की बात करें तो साइबेरिया का उत्तरी भाग आता है, इसके अंतर्गत आएगा। तो सामान्यतः इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, तो याद रखना अलास्का का उत्तरी भाग, अलास्का का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र में आएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो इस जलवायु में कुछ देशों की स्थिति आती है। फिनलैंड, जो यूरोप महाद्वीप के हैं, फिनलैंड, फिनलैंड का उत्तरी भाग, कुछ देश विशेष की बात आ रही है तो थोड़ा सा याद रखेंगे, फिनलैंड का उत्तरी भाग इसमें आता है। इसके अलावा मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो फिनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया के उत्तरी भागों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये ध्रुवीय जलवायु के रूप में जानी जाती है, ध्रुवीय जलवायु के रूप में जानी जाती है। अब यहां अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो हम दोनों की विशेषताओं को भी साथ ही देख लेते हैं। विशेषताओं में हम देखेंगे सबसे पहले टैगा जलवायु की विशेषता, और फिर देखेंगे हम टुंड्रा जलवायु की विशेषता। टैगा जलवायु की विशेषता की बात करें तो टैगा जलवायु की जो विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषता है, तो सबसे पहले हम टैगा जलवायु की विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं टैगा जलवायु में कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। साथियों इतना याद रखेंगे, कोणधारी वन केवल और केवल अक्षांशों के आधार पर ही नहीं पाए जाते, जो मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहां भी अगर पर्वतीय भाग ऊंचे हैं तो वहां भी पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, पर्वतों के उच्च भागों में भी इसका विस्तार पाया जाता है, उच्च भागों में भी इनका विस्तार पाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि उच्च अक्षांशों में तो होगी, लेकिन धरातल से जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में गिरावट आती है, लेकिन इतनी अधिक ऊंचाई जो कि तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बना देती है, यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी वो टैगा प्रकार की वनस्पति होगी, जिसको कोणधारी वन कहा जाता है। नेक्स्ट अगली विशेषता की बात करें तो विशेषता नंबर 2 यहाँ आती है कि इस क्षेत्र में शीत हवाएं चलती हैं, शीत हवाएं चलती हैं और हिमपात होता है, हिमपात होता है। मुख्य रूप से हिमपात की जो स्थिति है वो कहाँ होती है, यहाँ इस क्षेत्र में हिम वर्षा के रूप में पाई जाती है। हिमपात होता है या हिम वर्षा होती है, क्योंकि इसका अक्षांश ही उच्च है तो हिम वर्षा के रूप में यहाँ उपस्थिति होती है। सदैव सदैव तापमान हिमांक से नीचे होता है, तो अगली विशेषता आती है इसकी सदैव, सदैव तापमान, तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है। हिमांक बिंदु का तात्पर्य हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इसको कहा जाता है हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु से नीचे होता है, हिमांक बिंदु से नीचे होता है। और ये ध्रुवीय जलवायु होगी, तो इस ध्रुवीय जलवायु की विशेषता है कि यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है, वनस्पति का अभाव, और अभाव भी है तो किस प्रकार की वनस्पति कभी कभी देखने को मिलती है, तो शैवाल जैसी वनस्पति देखने को मिलती है, शैवाल जैसी वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ वर्ष भर
वर्ष भर कठोर हिम आवरण होता है, कठोर हिम आवरण होता है। ये प्रमुख रूप से यहाँ की विशेषता मानी जाती है। तो साथियों यहां अगर इस स्थिति में देखें तो बर्खोयांशक नाम सुना होगा आपने, बर्खोयांशक इसी श्रेणी में आता है, अर्थात टटेगा तुल्य जलवायु का ही बर्खोयांशक, जो कि सबसे शीत प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसी जलवायु में आता है। तो उसको हम नोट के रूप में लिख सकते हैं, बर्खोयांशक। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी इसी जलवायु क्षेत्र में आता है। साथियों ये थी हमारी जलवायु की विस्तृत व्याख्या, संपूर्ण जलवायु वर्गीकरण की स्थिति को आज हमने यहाँ इन बिंदुओं के तहत समाप्त कर दिया है। अगले बिंदु को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।